Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka. And I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in today's lecture of the various sources of income of the government or the instruments related with income of the government. So in the last lecture, we discussed one source of income of the government, and that is the taxes. And in that topic we discussed two type of taxes. One are the direct taxes, another one are the indirect taxes. Direct taxes are those whose burden can't be shifted to others, and indirect taxes are those whose burden can be shifted to other person. So we take an example of the direct tax as the income tax, and indirect taxes example is GST. ठीक है. सो ये हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. नाउ वी डिस्कस सम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. सो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट आप ये भी लिख सकते हैं, और आप इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड विद इनकम ऑफ द गवर्नमेंट आप ये भी लिख सकते हैं. जो मर्जी लिख लीजिए, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है. सो जो फर्स्ट था हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है टैक्स. और टैक्स के अंदर हमने फर्स्ट जो बात की थी वो हमने बात की थी डायरेक्ट टैक्स की, और सेकंड हमने बात की थी इनडायरेक्ट टैक्स की. सो देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेक्स्ट पॉइंट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिससे इनकम होती है गवर्नमेंट को, एंड दैट इज द लोन्स एंड द बोरोइंग्स. loans and the borrowings of the government. So जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, टाइम टू टाइम ना बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे गवर्नमेंट क्या करती है, लोन्स लेती है या उनसे बोरो करती है. ठीक है. सो उससे भी गवर्नमेंट को इनकम होती है. अब गवर्नमेंट बोरो क्यों करती है, लोन क्यों लेती है, पहले तो हम इसकी बात करते हैं. देखो कई बार क्या होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम अपना मंथली बजट बनाते हैं, कई बार ये होता है कि जो हमारा मंथली एक्सपेंडिचर है वो कई बार हमारी मंथली इनकम से ज्यादा हो जाता है. तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से या बैंक से कई बार लोन लेना पड़ता है ना. तो लोन क्यों लेना पड़ेगा, जब आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी इनकम से जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. सो अगर हम प्राइवेट लोगों की बात करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोगों की बात करते हैं, तो हमारे केस में ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो, हमारी इनकम से जो है वो ज्यादा हो जाए. बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम, क्योंकि मैं एक सैलरीड पीपल हूं, तो जब सैलरीड लोगों को इनकम आती है तो उनको इनकम जो है वो एक्सपेक्टेड इनकम होती है. पता होता है कि इतनी इनकम होने वाली है. हमारी इनकम को ये नहीं कि हैप-हैज़र्ड वे में चलेगी भी. एक महीने सैलरी इतनी मिल गई, अगले महीने बिल्कुल डाउन आ गई, अगले महीने फिर ऊपर चढ़ गई, अगले महीने फिर डाउन आ गई. ऐसे तो होगा नहीं. हमारी सैलरी जो है वो तो फिक्स है, पता है अभी हर महीने इतनी सैलरी आने वाली है. तो हम सैलरीड पीपल क्या करते हैं, उसके हिसाब से अपना जो बजट है ना वो पहले से ही बना लेते हैं कि हमारी पर मंथ इनकम जो है वो इतनी है, उसके हिसाब से हमारा इस चीज पे जो है वो एक्सपेंडिचर होने वाला है, तो हम उसके हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर प्लान कर लेते हैं. और साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि आर एक्सपेंडिचर डजंट इंक्रीज आर इनकम. तो उसमें थोड़ा बहुत वो कम रहे तो बेटर है, ताकि हम उसको सेविंग्स का नाम दे सकें और अपनी इनकम के एक पार्ट को जो है वो हम सेव करके रख सकें. सो हमारे केस में जो प्राइवेट पर्सन होते हैं उनके केस में लोन्स एंड बोरोइंग बहुत रेयर केस में होते हैं. अगर मान लो मुझे कोई घर लेना है, ठीक है, उसके लिए मुझे बैंक से होम लोन लेना पड़ेगा, या मुझे अपने बेटे को एजुकेशन दिलानी है, उसके लिए मेरे को अपने बैंक से जो है वो एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, या मुझे कार लेनी है तो मुझे कार लोन लेना पड़ेगा. तो हम तो लोन लेते ही हैं आमतौर पे. ठीक है. ऐसे ही गवर्नमेंट भी जो है वो क्या करती है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लोन्स लेती है और बोरोइंग्स करती है. कब करती है, जब गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो कम रह जाती है. मतलब जो गवर्नमेंट को इनकम हो रही थी, कहां से, टैक्सेस वगैरह से, या एक आधा सोर्स हम अभी और करने वाले हैं, उससे जो गवर्नमेंट को इनकम होने वाली थी वो क्या हो गया, वो कम रहेगी और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया. जैसे हम जब गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी चैप्टर की बात करेंगे, उसमें हम इस बात को क्लियरली डिफाइन करेंगे कि जो गवर्नमेंट का बजट होता है ना, जब गवर्नमेंट अपना बजट प्रिपेयर करती है, उसमें क्या होता है, उसमें और एक प्राइवेट पर्सन के बजट में बेसिक डिफरेंस क्या है.
अब ये मत कहिएगा कि प्राइवेट लोग जो हैं वो अपने अकेले के लिए बजट बनाते हैं, गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री के लिए बजट बनाती है। ये बेसिक डिफरेंस नहीं है, मैंने बेसिक डिफरेंस बोला। बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम अपने घर के लिए बजट बनाएंगे ना, या मैं अपने लिए बजट बनाऊंगा, तो क्या होगा, मैं पहले अपनी इनकम को ध्यान में रखूंगा, भाई इतनी मेरी इनकम है, उसके हिसाब से मैं अपना एक्सपेंडिचर प्लान करूंगा। So if a private person prepare budget for his own or for his family, first thing that he or she would kept in mind is the income, and the second one is the expenditure. पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। गवर्नमेंट जब भी अपना बजट प्रिपेयर करती है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की होती है वो होती है उसका एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कहती है इतना एक्सपेंडिचर तो हमने करना ही करना है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि मान लो ये स्कूल्स है, इस स्कूल के ऊपर हमने इतने पैसे लगाने ही लगाने हैं, हॉस्पिटल है उसके ऊपर इतने पैसे लगाने ही लगाने हैं, रोड है ये रोड्स हमने बनानी ही बनानी है, ये फ्लाईओवर्स हैं हमने बनाने ही बनाने हैं, डैम है हमने बनाने ही बनाने हैं। तो गवर्नमेंट पहले अपना एक्सपेंडिचर देखती है और उसके बाद अपनी इनकम देखती है। भी देखो ये, क्योंकि हम तो है वेलफेयर गवर्नमेंट। देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर हम उसकी बात करें, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और जो गवर्नमेंट है दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वो लोगों के वेलफेयर के लिए है, भलाई के लिए है, वो प्रॉफिट के लिए नहीं बैठी। तो गवर्नमेंट सबसे पहले अगर कुछ प्लान करेगी तो अपना एक्सपेंडिचर प्लान करेगी, उसके बाद देखेगी कि उसको इनकम हुई कि नहीं हुई। ओके पर अब क्या हुआ, कई बार क्या होता है जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो उसकी इनकम से हो जाता है ज्यादा, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, लोन्स और बोरोविंग्स करने पड़ते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो अब वो बोरोविंग्स और लोन्स जो हैं वो गवर्नमेंट कहां से लेती है, हम उसी की बात करते हैं। देखो जो गवर्नमेंट के लोन्स और बोरोविंग्स होता है वो दो सोर्सेज से हो सकते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरनल सोर्सेज। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज क्या है, इंटरनल नाम से क्लियर कर लीजिए। इंटरनल है, इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री, अपनी कंट्री के अंदर अंदर, वहां से जो सोर्सेज हैं वहां से गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम जो है वो ले लेती है। ठीक है, लोन ले लेगी, बोरोविंग ले लेंगी। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आरबीआई, उससे गवर्नमेंट लोन ले सकती है। LIC लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उससे लोन ले सकती है, तो इससे भी लोन ले सकती है। ठीक है, अब ये क्या है, गवर्नमेंट को अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो इनकम है वो कम पड़ गई, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ा। गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी ही कंट्री के जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, सेंट्रल बैंक से ले लिया, LIC से ले लिया। सो इससे गवर्नमेंट जो है वो लोन ले लेती है। तो इनको हम कहते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ बोरोविंग और इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेब्ट और लोन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये तो इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है, कई बार क्या होता है जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो जो प्राइवेट पर्सन है उनसे भी लोन लेती है। अब प्राइवेट पर्सन से कैसे लोन लेगी, अब ध्यान रखना जो प्राइवेट पर्सन होंगे वो अपनी ही कंट्री के होने चाहिए, किसी बाहर की कंट्री के नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मींस ऑल दोस पर्सन, ऑल दोस इंस्टीट्यूशंस व्हिच लाइज विद इन द कंट्री। हमने बाहर से किसी को नहीं लेना, बाहर से लेंगे तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, अब प्राइवेट पर्सन से कैसे लोन लेती है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं, और उसकी बेस्ट एग्जांपल है NSC। NSC क्या है, NSC की फुल फॉर्म होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ओके, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NSC बोलते हैं, इसकी हेल्प से जो प्राइवेट लोग होते हैं ना उनसे लोन लेती है। कैसे, अब ये NSC होते क्या है, पहले तो यही समझते हैं। NSC क्या है, इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये आपको पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं। ठीक है, और किसी बैंक वगैरह से नहीं मिलेंगे, इसके लिए स्पेशली आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो वहां से जाके आप ये NSC परचेज कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट जो आप NSC परचेज कर सकते हैं, मिनिमम वो है 100 रुपी। ओके, और मैक्सिमम अगर हम बात करें, आप मैक्सिमम कितने NSC परचेज कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, आप जितने मर्जी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिनिमम 100 रुपी है, मैक्सिमम नो लिमिट। तो आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहां पे जरूरी क्या है कि आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर एक सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराइए, उनको बोलिए कि मुझे NSC चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको कितने रुपीस के NSC चाहिए। मान लीजिए कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बोलूं कि मैंने वहां पे पोस्ट ऑफिस में बोला मुझे 40,000 के NSC चाहिए।
तो वो क्या करेंगे, मुझसे 40,000 रुपीज जो है वो ले लेंगे। तो मैंने उनको 40,000 दे दिए, इधर बाय चेक और बाय मतलब कैश, कैसे मर्जी। तो वो मुझसे 40,000 ले लेंगे। उसके बदले में क्या होगा, मुझे एक ना सर्टिफिकेट दे देंगे। जैसे आपको आपकी डीएमसी आती है ना, बिल्कुल वैसे एक सर्टिफिकेट होता है, एक पेज सा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और जितने आपने लिए हैं, मान लो आपने 40,000 के लिए, ओके, सो उस पर क्या होगा, मान लो 10,000 का एक है, तो वहां पे 10,000 के आपको 4 सर्टिफिकेट जो है वो दे देंगे। उसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम लिखा होगा अमित जुनेजा, उसके बाद मेरा एड्रेस लिखा होगा कि ये एड्रेस है इसका, ठीक है। उसके बाद जो है इतनी डेट को हमने वो एनएससी परचेज किए और इतनी डेट को ये मैच्योर होंगे, तो अमाउंट तो ऊपर लिखा हुआ है भी इतने के हैं। नीचे एक अमाउंट और लिखेंगे जिसपे लिखा होता है कि जब ये मैच्योर होंगे तो उसके टाइम पे इसको कितने पैसे मिलेंगे। तो एनएससी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहां पे आपको एक एश्योर्ड अमाउंट मिलता है, मतलब पक्का इतने तो मिलेंगे मिलेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, अब मैंने मान लीजिए कि गवर्नमेंट से 40,000 रुपी उसको दिए, ठीक है, पोस्ट ऑफिस को, और उससे मैंने 40,000 के एनएससी जो है वो परचेज कर लिए। जो एनएससी है, पहले की बात करें, पहले तो पहले होते थे वो 6 इयर्स के, मतलब आफ्टर 6 ईयर वो मैच्योर होंगे और आपको आफ्टर 6 ईयर पैसे मिलेंगे। आजकल उसको कम करके कर दिया गया 5 ईयर। अब जो एनएससी मैच्योर होते हैं वो 5 ईयर के बाद होते हैं, मतलब आज की डेट में, आज अगर आपने ले लिए, ठीक है, तो आफ्टर 5 ईयर आपको पैसे जो है वो मिल जाएंगे। सो अब क्या होगा, अब 5 ईयर तक गवर्नमेंट आपके 40,000 रुपी जो हैं उसको यूज करेगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इज एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी एक सिक्योरिटी, व्हाई इट्स कॉल्ड अ सिक्योरिटी, बिकॉज द अमाउंट इज सिक्योर्ड। ये नहीं है कि आपने दे दिया, कुछ होता है ना, वो आप देखते हैं टीवी पे ऐड आता है म्यूचुअल फंड्स का, तो उसमें नीचे वो लाइन लिखी होती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दिस आर नॉट मार्केट ओरिएंटेड, ये मार्केट ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। ये आपको एक सिक्योर्ड अमाउंट प्रोवाइड करवाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब आपका जो अमाउंट है टोटली सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने अमाउंट एनएससी के ऊपर उसने लिख दिया भाई इतना अमाउंट आपको मिलेगा आफ्टर 5 ईयर, उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मार्केट अप जाए चाहे डाउन जाए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एट ऑल, ठीक है। सो क्या होगा, ये 5 ईयर के होते हैं। तो मैंने गवर्नमेंट से, जो उसकी एजेंसी है पोस्ट ऑफिस, उससे मैंने 40,000 के एनएससी परचेज किए, तो मैंने उसको 40,000 दे दिए। उसने उसके बदले में मुझे एक रिसिप्ट दे दी जिसको एनएससी कहा जाता है, तो मैं 5 ईयर तक उसको अपने पास संभाल के रखूंगा। आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, मैं वो रिसिप्ट लेके वापस जाऊंगा पोस्ट ऑफिस में, उनको बोलूंगा देखो जी मैंने आपसे 5 ईयर पहले ये एनएससी परचेज किए थे, 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, तो ये आपके मैच्योर हो गए, ये अपने एनएससी पकड़ो और मेरे पैसे दे दो। तो क्या करेंगे, विद इंटरेस्ट जितना भी अमाउंट होगा वो मुझे वापस दे देंगे। तो अब क्या हुआ, अब मैंने जब 5 ईयर पहले गवर्नमेंट को 40,000 दिए थे, अब अकेला मैं तो हूंगा नहीं जो एनएससी परचेज करूंगा, बहुत सारे लोग होंगे जो एनएससी परचेज करेंगे। सो क्या होगा, उसमें गवर्नमेंट को वो इनकम हो रही है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को एज अ लोन वो पैसे दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एनएससी की फॉर्म में उसकी रिसिप्ट हमें दे रही है कि देखो जी हम इस बात को एश्योर करते हैं, हमने आपसे इतने का लोन लिया है, आफ्टर 5 ईयर विद इंटरेस्ट हम आपको पैसे दे देंगे। सो एनएससी क्या है, ये गवर्नमेंट का एक सोर्स है जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट लोगों से जो है वो मतलब इनकम जो है वो ले लेती है। तो लोग क्या करते हैं, जो एनएससी गवर्नमेंट इशू करती है थ्रू द पोस्ट ऑफिस, उसको वो परचेज करते हैं, परचेज करके वो गवर्नमेंट को इनकम प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्या हो जाती है, वो गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स जो है वो हो जाता है। नाउ इट्स क्लियर टू यू। अब इसका, ये तो गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट हुआ, आम पर्सन को इसका क्या बेनिफिट है उसको ध्यान में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे मैं आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस दूं कि एनएससी में इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शन। कैसे, सपोज करो कि आपने फर्स्ट ईयर में जाके आपने 20,000 के एनएससी परचेज कर लिए, ठीक है। अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। यू आर स्टूडेंट, तो आप अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे सेव कर सकते हैं और उससे आप कुछ एनएससी परचेज कर सकते हैं। अभी अगर आप ये प्रोसेस शुरू कर देंगे तो जब आप थोड़ी एज में पहुंच जाएंगे तो आपका अमाउंट बहुत बड़ा बन चुका होगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए कि आपने 20,000 के एनएससी परचेज किए इन द फर्स्ट ईयर, अब आपको क्या करना है, आपको कॉन्टिन्यूसली 5 इयर्स तक जो है वो एनएससी परचेज करने हैं। जरूरी नहीं कि आप सेम अमाउंट के करें,
अगले साल हम ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने लगातार 5 ईयर तक जो है वो आपने एनएससी परचेज करने हैं, बीच में ब्रेक नहीं डालनी। अगर आपने ब्रेक डाल दी तो आपका साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, 5 ईयर तक जो है, जो मैंने अपने लिए स्कीम लगाई थी वो ये थी। तो मैंने 5 ईयर तक कॉन्टिन्यूसली जो है वो 20,000 के एनएससी जो है परचेज कर ली। अब क्या हुआ, आपने बस सिर्फ फर्स्ट 5 ईयर तक ही पैसे लगाने हैं, उसके बाद आपको पूरी जिंदगी पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप सारी जिंदगी पैसे खाएंगे। कैसे खाएंगे? देखिए, जब 6th ईयर आएगा, अब आपके फर्स्ट ईयर वाला एनएससी मैच्योर हो चुका है, क्योंकि वो 5 साल का था। 5 साल में जाके वो कंप्लीट, यानी कि 6th ईयर में क्या होगा, ये पैसे आपको फर्स्ट ईयर वाले ये आपको मिल जाएंगे। मिल गए। सपोज करो कि 20,000 आपने दिए थे, तो उसके बदले में आपको मिले 32,000 इस साल में, 6th ईयर में। तो आपको अपनी पॉकेट से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है 6th ईयर में। जितने आपको मिलेंगे उतने के आप और एनएससी परचेज कर लो, आपकी पॉकेट से तो लोगे ही नहीं। जब 7th ईयर आएगा तब क्या होगा? अब देखो, जैसे फर्स्ट ईयर के आपको 6th ईयर में मिले थे, जब 7th ईयर आएगा तो आपको 2nd ईयर के पैसे मिल जाएंगे। तो जितने के आपको पैसे मिलेंगे उतने के एनएससी और परचेज कर लो। जब 8th ईयर आएगा तब क्या होगा, आपको 3rd ईयर वाले पैसे आ जाएंगे आपके पास। तो 3rd ईयर वाले सपोज करो 32,000 आ गए, तो उसके उतने के और परचेज कर लो। जब 9th ईयर आएगा तो क्या होगा, तब आपको 4th ईयर वाले पैसे आ जाएंगे, तो उतने के एनएससी और परचेज कर लो। ठीक है। जब 10th ईयर आएगा तब क्या होगा, तब आपको 5th ईयर वाले पैसे आ जाएंगे, तो उतने के एनएससी और परचेज कर लो। ऐसे ही जब 11th ईयर आएगा तो आपको 6th ईयर वाले पैसे आ जाएंगे, 12th ईयर में 7th ईयर वाले पैसे आ जाएंगे, 13th ईयर में 8th ईयर वाले पैसे आ जाएंगे, 14th ईयर में 9th ईयर वाले पैसे आ जाएंगे, 15th ईयर में 10th ईयर वाले पैसे आ जाएंगे। ऐसे ही जब 16th ईयर आएगा उसमें 11th ईयर वाले पैसे आ जाएंगे। तो ऐसे वो री इन्वेस्ट होते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो उससे हम और प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो आप, ये बेस्ट ऑप्शन है, आप एनएससी परचेज कीजिए। गवर्नमेंट को क्या होता है, इससे जो है वो इनकम हो जाती है गवर्नमेंट को, ठीक है, और आपको जो है वो थोड़ी रिटर्न के फॉर्म के अंदर बेनिफिट्स हो जाते हैं, यानी आप गवर्नमेंट से एक एश्योर्ड अमाउंट ऑफ इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं। सो दीज आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ लोन एंड बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। जो सेकंड आता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, इनमें क्या आता है, इनमें जो हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जो आउट ऑफ इंडिया बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, आईएमएफ। आईएमएफ क्या है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, एम फॉर मॉनेटरी, एफ फॉर फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इससे गवर्नमेंट लोन लेती है। या हम बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है, उससे भी गवर्नमेंट जो है वो लोन लेती है। वर्ल्ड बैंक का एक और नाम भी है, उसको हम कहते हैं IBRD। IBRD, दिस इज द अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक। I stands for international, B stands for bank, R stands for reconstruction and D for development. International बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड बैंक है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। ठीक है, क्यों हुआ था, क्योंकि बिफोर 1945 देयर वाज सेकंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1939 टू 1945। ठीक है, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके अंदर बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो क्या हुआ, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने की जरूरत हुई जो क्या कर सके, जो उन कंट्रीज के अंदर जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है उसको वो ठीक कर सके। तो एक बैंक बनाया गया, उसको नाम दिया गया कि वो क्या करेगा, एक इंटरनेशनल बैंक होगा विच वर्क्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दोज कंट्रीज हु हिट द हार्ड एंड डेवलपमेंट, और उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करेगा। तो यहां से गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम लोन लेती रहती है। सो दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ लोन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, आपको दो तरह के लोन जो हैं वो मिलते हैं, जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको देते हैं। वैसे 3 होते हैं, मैं पहले 2 एक्सप्लेन करता हूं, तीसरा बाद में करूंगा। एक होते हैं, उनको हम कहते हैं मार्केट लोन्स। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। जो फॉरेन बैंक्स हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, उनसे भी लोन ले सकते हैं। तो जो वो आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे हमारी गवर्नमेंट को, एक होंगे जिसको हम बोलेंगे मार्केट लोन्स। मार्केट लोन्स नाम से क्लियर कर लीजिए कि अगर हम उनसे लोन ले रहे हैं,
तो उसके बदले में क्या होगा, हमें उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो हमसे कितना इंटरेस्ट लेंगे, सिंपल मार्केट लोन, जो मार्केट में आमतौर पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना, बस वो हमसे उतना इंटरेस्ट ले लेंगे। भाई हम आपको कोई कंसेशन नहीं देने वाले, कोई आपको फैसिलिटी नहीं देने वाले, जितना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है यू हैव टू पे द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सो दे आर कॉल्ड मार्केट लोन्स। अगले होते हैं, उनको हम कहते हैं कंसेशनल लोन्स। अब कंसेशनल लोन्स मतलब नाम से पकड़ लीजिए कि हमें क्या होगा, थोड़ा सा कंसेशन मिल जाएगा, थोड़ी बहुत हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर मान लीजिए कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चल रहा है सपोज करो 10%, तो कहेंगे यार इंडिया यू आर ए डेवलपिंग कंट्री ना, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री कोई आती है उससे तो 10% ही लेते हैं, ठीक है, यू आर ए डेवलपिंग नेशन, तो चलो आप 2% कम दे देना, तो वो हमसे 8% ले लेंगे। तो उनसे बोलते हैं कंसेशनल लोन्स। एक होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रांट, तो ये हमें वो ग्रांट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, है ना। ग्रांट क्या हो गया, हेल्प, डोनेशन, आप इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम जो है वो लोन ले सकते हैं। पर जो ग्रांट्स हैं, एक्चुअली मैंने इसलिए इसको बाद में एक्सप्लेन किया क्योंकि जो ग्रांट्स हैं दीज आर नॉट अ टाइप ऑफ लोन, ठीक है। तो ये तो आपको एक तरह का डोनेशन है जो आपको मिल जाता है। वर्ल्ड बैंक जो है वो जो डेवलपिंग नेशन है या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी वो हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग देम वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रांट्स एंड डोनेशंस, तो उनको मिलते रहते हैं। जो लोन्स होंगे वो दो ही तरह के होंगे जो हम एक्सटर्नल सोर्सेज से लेंगे। वन आर द मार्केट लोन्स जो आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे, अदर वन आर द कंसेशनल लोन्स जो आपको जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उससे थोड़ा कम रेट जो है उसके ऊपर मिल जाएंगे। इसको हम कंसेशनल लोन्स का नाम जो है वो दे दिया करते हैं। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ लोन्स, वन आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ लोन एंड अदर आर द external sources of a loan. Okay, the third source of income of the government, it is called deficit financing. Now what is deficit financing? ठीक है, तो इसको अगर हमें समझना है ना तो इसको हम इसके नाम से समझेंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग नाम से क्लियर करो। हम इसके दो वर्ड्स कर लेते हैं, डेफिसिट अलग कर लेते हैं, फाइनेंसिंग अलग कर लेते हैं। डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब हुआ कि आपको आपके बजट के अंदर डेफिसिट हो गया। ओके, अब सोचो डेफिसिट मींस बजट डेफिसिट, तो हम डेफिसिट का यहां पे मीनिंग लिख लेते हैं कि जो डेफिसिट हुआ है वो कहां पे हुआ है, वो बजट में हुआ है। अब अगर आपको बजट के अंदर डेफिसिट हुआ है तो क्या मतलब है, अब आपको बजट में घाटा पड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, वो गवर्नमेंट की इनकम से ज्यादा हो गया। मान लो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया फॉर एग्जांपल 300 करोड़ का, अब गवर्नमेंट को इनकम हुई सपोज करो 200 करोड़ की, ठीक है। अब 300 करोड़ और 200 करोड़, द गैप बिटवीन द टू इज 100 करोड़। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि हमारा बजट है जी, हमने बजट के अंदर 300 करोड़ का एक्सपेंडिचर करना है। क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट का बजट बनता है ना, ये डिटेल में बात होगी जब हम गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी चैप्टर करेंगे, उसमें जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो पास्ट ईयर के लिए नहीं होता, वो फ्यूचर ईयर के लिए होता है। मतलब अगर आज की डेट में अगर हम बात करें तो अगर गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से बजट जो है इंप्लीमेंट कर दिया तो वो क्या होगा, नेक्स्ट सेशन पूरा काम करेगा और वो 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक वो चलने वाला है। सो क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने अपना बजट बनाया, बजट बना के गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब लगा लिया। मैंने पहले कहा था थोड़ी देर पहले कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी अपना बजट बनाती है तो सबसे पहले अपना एक्सपेंडिचर देखती है और उसके बाद इनकम देखती है। जो प्राइवेट लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पहले इनकम देखते हैं बाद में एक्सपेंडिचर देखते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने पहले एक्सपेंडिचर देखा, गवर्नमेंट कहते हैं कि हमने 300 करोड़ का एक्सपेंडिचर जो है वो करना ही करना है और हमें जो इनकम हो रही है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज वो हो रही है 200 करोड़ की। अब 100 करोड़ चाहिए तो 100 करोड़ कहां से आएंगे, वो कहते हैं पहली बात तो ये देखो कि आपको बजट में हो गया डेफिसिट। अब जो डेफिसिट हुआ हमने क्या करना है, उसके लिए फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसे, अब पैसे की अरेंजमेंट करनी है। अब सोचो अगर हम यही एग्जांपल लें तो उसके लिए हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी कितने की, 100 करोड़ की।
ठीक है, क्योंकि अब आपका एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का वो 300 करोड़ का है, गवर्नमेंट की इनकम जो है वो 200 करोड़ की है, तो बजट डेफिसिट है 100 करोड़ का। तो अब गवर्नमेंट को फाइनेंस जो है उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कितने की, 100 करोड़ की। तो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब ये 100 करोड़ आएगा कहां से? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ये जो 100 करोड़ आएंगे ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे प्रोवाइड करवाएगा? बाय प्रिंटिंग न्यू नोट्स। ओके, अब यहां पे इस टॉपिक हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब आरबीआई को गवर्नमेंट बोलेगी कि देखो जी हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 300 करोड़ का है, जो हमारी इनकम है वो 200 करोड़ की है, सो वी आर इन अ डेफिसिट ऑफ 100 करोड़, तो हमें 100 करोड़ चाहिए। और रिजर्व बैंक क्या करेगा? रिजर्व बैंक क्या करेगा? वो 100 करोड़ के नए नोट छाप देगा। नए नोट कैसे? अब कोई 100 रुपए का नोट छाप दिया या कोई 200 का छाप दिया या 500 का छाप दिया, जैसे छाप छुप के तो गवर्नमेंट को जो है वो 100 करोड़ दे दें। सो अब क्या होगा, गवर्नमेंट को अपने डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए जो 100 करोड़ की डेफिशिएंसी थी वो मिल गई। ठीक है, अब जो 100 करोड़ चाहिए थे गवर्नमेंट को, रिजर्व बैंक ने नए नोट प्रिंट किए, नए नोट प्रिंट करके गवर्नमेंट को 100 करोड़ दे दिए, तो बजट का जो डेफिसिट था उसके प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब जो डेफिसिट था उसके लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट हो गया, सो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। So deficit financing is a process in which the Reserve Bank of India print new notes for the government to provide the government the assistance in terms of money, so that the government can cover up the excess of expenditure over its income. So deficit financing क्या है? It's a process जिसके अंदर आरबीआई क्या करता है? It prints a new note and provide it to the government so that the government can cover up the gap between the expenditure and the income. अब इसमें क्या हो सकता है? एक चीज जो है जो हमारे दिमाग में आ सकती है कि वो क्या है? वो कहते हैं जब आरबीआई बैठा है गवर्नमेंट के लिए कि ले भी आप गवर्नमेंट जो है वो बजट के अंदर डेफिसिट क्रिएट करती रहे, ठीक है, हम उसके लिए नए नोट छाप छाप के आपको देते रहेंगे। तो जब आरबीआई बैठा है तो हम तो जितने मर्जी नोट छाप सकते हैं। बात सोचने वाली है कि जब आरबीआई कहता है कि गवर्नमेंट को बजट में घाटा पड़ेगा तो गवर्नमेंट उसको बोलेगी कि हमें बजट के अंदर लॉसेस हो गए हैं तो आप हमारे लिए न्यू नोट प्रिंट कर दो। तो आरबीआई क्या करेगा? न्यू नोट प्रिंट कर देगा। तो ऐसे तो गवर्नमेंट जितने मर्जी नोट प्रिंट करा ले, तो इंडिया तो है वो तो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हो सकती है, भी नोट छापते रहो, सारे लोगों को देते रहो, तो इंडिया तो बहुत अमीर हो जाएगा। नहीं हो सकता, क्योंकि अब क्या है, इसमें दो टेक्निकल चीजें जो है वो हमारे सामने आती है। एक टेक्निकल चीज आएगी जब हम बात करेंगे मनी वाले चैप्टर की, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा सप्लाई ऑफ मनी। नाम से क्लियर करो, सप्लाई ऑफ मनी मतलब रिजर्व बैंक कितनी मनी सप्लाई कर सकता है। ठीक है, सप्लाई क्या होता है? किसी भी चीज को मार्केट में भेजना। सप्लाई मीन्स कोई भी कम्युनिटी है उसको मार्केट में भेजना। सप्लाई किस चीज की हो रही है? मनी की। तो मनी की सप्लाई कौन करता है इंडिया में? एक तो रिजर्व बैंक करता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। दो लोग हैं जो इंडिया में मनी सप्लाई करते हैं, मतलब मार्केट में नोट छाप छाप के भेजते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई जो हैं वो अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर नोट पब्लिश कर सकते हैं और उसको मार्केट में भेज सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। दिस इज द लास्ट ऑप्शन जो गवर्नमेंट जो है ऑप्ट करेगी डेफिसिट फाइनेंसिंग की। कैसे? अब सोचो, अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट को 100 करोड़ का लॉस हुआ था बजट के अंदर, तो 100 करोड़ के क्या हुआ, न्यू नोट्स जो है वो प्रिंट हुए। ठीक है, अब जब आरबीआई ये न्यू नोट प्रिंट करेगा तो वो पैसे जो है वो जाएंगे कहां पे? आरबीआई वो पैसे गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है, मिलो जी आपको 100 करोड़ का लॉस हुआ था, हमने आपको 100 करोड़ दे दिए, आपका बजट डेफिसिट पूरा। अब गवर्नमेंट इस 100 करोड़ का क्या करेगी? गवर्नमेंट इस 100 करोड़ को स्पेंड करेगी। अब जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो कहां पे करेगी? दो ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास। अब याद कर लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। अब मैं पूरी मैक्रो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट घुमा रहा हूं, इसलिए मैंने उस चैप्टर में कहा था, ये चैप्टर ध्यान से कर लेना, ये पूरे इकोनॉमिक्स में घूमने वाला है।
सो अब वहां पे गवर्नमेंट को हमने दो तरह से यूज किया था। एक क्या करती है, गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर काम करती है, जब गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, जब प्रोडक्शन सेक्टर से वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है। हमने एग्जांपल लिया था, वो फार्मर से क्रॉप्स लेती है बाय एफसीआई एंड फूड एंड सिविल सप्लाईज, तो उससे वो क्रॉप्स लेती है ना, तो बाद में क्या करती है, उसको कंज्यूम करती है। पर जो गवर्नमेंट की कंजम्पशन होती है वो उसको हमने नाम दिया था कलेक्टिव कंजम्पशन। तो एक तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी, एक क्या होगा, एक गवर्नमेंट करेगी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जो गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ आए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ न्यू नोट्स व्हिच आर प्रिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो अब गवर्नमेंट 100 करोड़ के दो पार्ट्स कर देगी। या तो गवर्नमेंट उसको यूज करेगी एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या करेगी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब है तो दोनों एक्सपेंडिचर। तो जब हमने मल्टीप्लायर किया था उसमें हमने बात की थी कि अगर हम एक पर्सन के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, अगर एक पर्सन का एक्सपेंडिचर है तो अगले पर्सन की क्या होगा, इनकम, क्योंकि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर जो है वो अगले पर्सन की इनकम होती है। अब क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट ने ये 100 करोड़ का क्या किया, एक्सपेंडिचर किया, तो इसका मतलब कि अब इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, 100 करोड़ की क्या हो गई, इनकम हो गई। इनकम कितने की हो गई, 100 करोड़ की। मतलब लोगों के पास 100 करोड़ आ गए। अब अगर लोगों के पास 100 करोड़ एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग इस 100 करोड़ को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी। अब अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो राइज कर जाएगा। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उससे इकोनॉमी के अंदर अगर इफ सप्लाई ऑफ गुड्स अगर उस अमाउंट में इंक्रीज ना हुई तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बढ़ेंगे। सो इसलिए जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या करती है, इसका रिजल्ट ये होता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से इंक्रीज इन मनी सप्लाई जो है वो हो जाता है, मार्केट के अंदर पैसे जो हैं वो ज्यादा आ जाते हैं। अगर मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, लोग उस पैसे को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू परचेज वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर सप्लाई उस अमाउंट में इंक्रीज ना हुई तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आएगा, और अगर इन्फ्लेशन आ गया फिर उसको कंट्रोल करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसको बहुत संभाल के यूज करती है। ये नहीं है कि मतलब आपके हाथ में जो है वो एक डेफिसिट फाइनेंसिंग के फॉर्म के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आ गया तो आप नए नोट छापते रहो छापते रहो छापते रहो, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि जितने नोट आप छापोगे मार्केट के अंदर जो है उतनी ही मनी आ जाएगी, मनी सप्लाई उतने अमाउंट के अंदर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर तो सप्लाई ऑफ गुड्स उसी अमाउंट में बढ़ गई, फिर तो इधर से ये 100 करोड़ डिमांड इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उधर से अगर 100 करोड़ की सप्लाई भी हो गई फिर तो प्राइस नहीं बढ़ेंगे। पर कई बार क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, एक ना हम टर्म यूज करते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब ये जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है कि आज आपने एक इंडस्ट्री लगानी शुरू की, आपने आज उसको स्टार्ट किया इंडस्ट्री को लगाना, अब कितने साल में जाके वो पूरी होएगी, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। मान लो आज आपने एक इंडस्ट्री लगानी शुरू करी तो आपने कहा कि अभी उसको बनने में 5 साल लगेंगे, सो द जेस्टेशन पीरियड इज 5 ईयर। अब 5 साल तक क्या होगा, 5 साल तक आप उस इंडस्ट्री को बनाने के लिए एक्सपेंडिचर करते रहेंगे। मान लो क्या होगा, जो ब्रिक्स हैं उनके ऊपर एक्सपेंडिचर होगा, सीमेंट के ऊपर होगा, या और जो मतलब टाइल्स वगैरह या और जो भी कैपिटल गुड्स लाएंगे, मशीन्स लाएंगे, जो लेबरर्स अपॉइंट करेंगे उनको जो है वेजेस देने पड़ेंगे। तो 5 साल तक क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर तो होता रहेगा, मतलब 5 साल तक लोगों को इनकम तो होती रहेगी पर चीजें तो बनेंगी नहीं। चीजें कहां से बनेंगी, वो तो जब 5 साल के बाद फैक्ट्री रेडी होगी उसके बाद सप्लाई होनी है। मतलब 5 साल तक लोगों को इनकम मिलती रही और उसको वो एक्सपेंडिचर करते रहे, पर मार्केट में चीजें तो है नहीं क्योंकि चीजें तो 5 साल के बाद प्रोड्यूस होनी है। सो इसलिए जब मनी सप्लाई जो है इंक्रीज होती है, उसको अगर ऐसे कामों में लगा दिया जाता है जिनका जो जेस्टेशन पीरियड है वो ज्यादा होता है,
तो जेस्टेशन पीरियड जितना ज्यादा होएगा प्रोडक्शन उतनी लेट होगी। अब जितनी प्रोडक्शन लेट होगी मार्केट में उतने टाइम के बाद गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी और उतने टाइम तक क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। तो इसलिए जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है ये बहुत सोच समझ के किया जाता है, ज्यादा अमाउंट के अंदर नोट नहीं पब्लिश किए जाते ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे ना आ जाए, लोग जो है वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करना ना शुरू कर दें, तो इसलिए इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस जो है वो ना बढ़ जाए। सो दिस इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आमतौर पे इसको यूज भी करती है। सो देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। वन आर द टैक्सेस which are of two type, direct tax and indirect tax. Number two, there are loans and borrowings of the government. There are two sources for that, internal sources and external sources. And third source of the income of the government is deficit financing. So these three are the major sources of income of the government. मैंने अभी कहा कि डिटेल में हम बात करेंगे इन द चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, वहां पे हम बहुत डिटेल में सोर्सेज ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर सोर्सेज ऑफ इनकम हम बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट वेरियस एवेन्यूज जहां पे गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करेगी, हम बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे कि हाउ द गवर्नमेंट कैन यूज इट्स इनकम सोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर सोर्सेज in order to correct the situation of excess demand and deficient demand। पहले हम क्या कर लेंगे, अभी हमने इनकम के सोर्सेज कर लिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सपेंडिचर देख लेंगे, भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहां कहां पे करती है। फिर हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी इनकम और अपना एक्सपेंडिचर जो है उसको कैसे चेंज करे ताकि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो वी मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।